अच्छा जी, वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे थे मार्जिन ऑफ एरर की। तो मैं आपको बता रहा था कि मार्जिन ऑफ एरर जनरली स्टडीज खुद सेट करती हैं। इसको हम सॉफ्टवेयर से कैलकुलेट कर सकते हैं। बल्कि एक्चुअली कैलकुलेट करने के बजाय ये कहना बेहतर होगा कि सॉफ्टवेयर में सेट कर सकते हैं। और ये डिपेंड करता है कि आपकी रिसर्च की नेचर क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्शन सर्वे करना हो तो 5% एरर इज ओके। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट सेफ्टी की रिसर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पे 5% इज नॉट ओके, यू हैव टू गो टू एटलीस्ट 1% और बिलो। इसी तरह आप मेडिकल साइंस में कुछ जो कोई ऐसी रिसर्च कर रहे हैं जिसमें किसी की जान जाने का खतरा है, तो वहाँ पे मार्जिन ऑफ एरर को आप 1% से नीचे रखते हैं। उसकी कुछ इम्प्लीकेशंस होती हैं। उसकी इम्प्लीकेशंस हम इंशाल्लाह थोड़ी सी अभी डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी बाद में। लेकिन ओवरऑल आपका सैंपल साइज आपको बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है जब आप मार्जिन ऑफ एरर कम करते हैं। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करने के लिए अच्छा, कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करने के लिए आप जो स्टैंडर्ड एरर्स होते हैं वो कैलकुलेट करते हैं, और उसकी बेसिस पे आप मार्जिन ऑफ एरर कैलकुलेट करते हैं। अगेन इसकी डिटेल्स जो हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हम मिड टर्म के बाद मिनी टाइप के ऊपर एक समझ करेंगे, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें नेचुरली समझ आ जाएंगी। यहाँ पे उनको एज थ्योरी पढ़ना मुश्किल होता है, लेकिन जब आप सॉफ्टवेयर पे देख रहे होते हैं तो आपको क्लियरली समझ आ जाती है। एक और फैक्टर होता है पावर का। पावर का आम जुबान में मतलब ये है कि आप जो टेस्ट कर रहे हैं या जो आपने सैम्पलिंग प्लान वगैरह लिया हुआ है, इसकी कितनी पावर है डिफरेंस डिटेक्ट करने की। यानी बेसिकली तो जब भी हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो हमारा मकसद होता है डिफरेंस डिटेक्ट करें ना। आप एक रिस्पोंडेंट से पूछा आपने तुम्हारी इनकम कितनी है, ताकि मैं देख सकूं कि तुम्हारी हैप्पीनेस कितनी है। तो उसमें और अगले में कोई फर्क होगा, तो आपका मकसद ये है कि उन दो फर्क को समझें। अगर सबने एक ही जवाब दे दिया, फिर तो आपकी रिसर्च का कोई फायदा ही नहीं होगा ना। वो आपका बेसिक मकसद ही कुछ पावर्स और योर पावर टू डिटेक्ट द डिफरेंस होता है। तो वो चीज़ भी रिसर्च में देखनी बहुत ज़रूरी होती है। जनरली जो ऐसी पॉपुलेशंस होती हैं जो होमोजेनस होती हैं, सब लोग तकरीबन एक ही जैसे होते हैं, उनमें टेस्ट्स की पावर बहुत कम होती है। और जैसे आप ये तस्वीरें देखें तो स्टैंडर्ड एविएशन, ये जो वो सब सुपर वाली तस्वीर है, ये एक फ्लैट सी तस्वीर है। तो इसमें मुख्तलिफ डेटा पॉइंट्स का आपस में फ़र्क बहुत कम है। तो आपके टेस्ट को बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, और आपके सैंपल साइज को बहुत बड़ा होना पड़ेगा अगर आप डिफरेंस डिटेक्ट करना चाहते हैं। उसके से कंट्रास्ट करके सबसे नीचे वाले को देखें तो ये बहुत थिन डिस्ट्रीब्यूशन कह लें या पीडीएफ कह लें, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसकी है। तो यहाँ पे डिफरेंस डिटेक्ट करना बहुत आसान है। किसी दो पॉइंट्स को देख लें तो उनमें ऑलरेडी बहुत फर्क है। आपको फौरन फर्क पता लग जाएगा। लेकिन ऊपर देखें तो सारे पॉइंट्स तकरीबन एक ही जैसे हैं, इसलिए फ्लैट सी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो किसी भी रिसर्च की या टेस्ट की पावर का मतलब ये होता है कि इस उसमें मुख्तलिफ यूनिट्स के अंदर डिफरेंस डिटेक्ट करने की पावर कितनी है। फिर टाइप 1 और टाइप 2 एरर्स होते हैं, यहाँ जो नीचे लिखा हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये अगेन वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस हुए हुए हैं, और हम मिनी टाइप पे भी इनको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह मिड टर्म के बाद। लेकिन आइडिया ये है कि पावर जो है इट इज़ इक्वल टू 1 - बेटा, और बेटा इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ टाइप 2 एरर। अब टाइप 2 एरर और टाइप 1 एरर क्या है, हमने वीडियो में डिस्कस किया। बेसिकली ये नल हाइपोथेसिस से रिलेटेड होते हैं कि टाइप 1 एरर, हम इस एरर को कहते हैं कि आप वो डिफरेंस, बल्कि इसको आप वीडियो से ही देखें, इट्स अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन, वहाँ पे देखें। यहाँ पे 20 मिनट अलग से एक्स्ट्रा लग जाएंगे। मिनी टैब के अंदर ये, बल्कि और भी सब सॉफ्टवेयर के अंदर, पावर और सैंपल साइज के लिए एक बड़ा छोटा सा टूल होता है। जब हम इंशाल्लाह इसको देख रहे होंगे, इसी में आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। जैसे देखें, ये डिफरेंस का मतलब होता है अ, जो एक दो यूनिट्स, जो भी मुख्तलिफ यूनिट्स आप रिसर्च कर रहे हैं, उनके इनहेरेंट डिफरेंसेस कितने। पावर वैल्यू का मतलब होता है आपकी रिसर्च की पावर आप कितनी रखना चाहते हैं।
अटेन करना चाहते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है कि जो पॉपुलेशन की हमने बात की कि इनहेरेंट वैल्यूज क्या हैं, यानी आपने रिसर्च नहीं करनी, बल्कि जो हमने कहा था एसएमई से जो पूछेंगे या प्रायर रिसर्च से लेंगे या नॉन फैक्ट्स हैं वो क्या हैं, वो जब आप डाल देते हैं तो ये फिर आपको बता देता है कि आपने कितना सैंपल इकट्ठा करना है। अगर आपको पता है कि आप कितना सैंपल इकट्ठा करना है, फॉर एग्जांपल आप 400 इकट्ठा करना चाहते हैं, फिर डालेंगे तो वो आपको बता देगा कि तुम्हारी रिसर्च की पावर वैल्यू क्या है, तुम इससे कितना फर्क जान सकोगे। दिस इज अ गुड टूल टू यूज। अच्छा जी, ये फिर सैम्पलिंग मेथड्स हमने देखे थे, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग थी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग थी। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वैसे वीडियो में हमने काफ़ी डिटेल में बात की है, लेकिन आइडिया ये है कि अगर आप सैम्पलिंग रैंडम कर रहे हो, यानी आप एक तरह से कुरानंदाजी करें और फिर फैसला करें कि सैंपल कौन सा सैंपल मैं लूंगा, तो उसको हम रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। और जहाँ पे आप कुरानंदाजी अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान के लोगों से रिसर्च करता हूँ कि उनके मुख्तलिफ एटीट्यूड्स क्या हैं मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में, और कुरानंदाजी करूँ तो बीच में जरदारी का नाम निकल आए तो बहुत मुश्किल है कि मैं उससे डेटा ले सकूँ। तो लोग नॉर्मली फिर क्या करते हैं कि नॉन रैंडम या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करते हैं, जिसमें कन्वीनियंस होती है उनकी कि वो ऐसे ऐसे सैंपल से बचना चाहते हैं जो कि जिनके बारे में वो रिसर्च कर ही ना सकें, या उस पर पैसे बहुत लगते हो या टाइम बहुत लगता हो, तो उसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं। इसको हमने वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। और फिर इसके बाद हमने कोर्स एग्जाम्पल पे डिस्कशन की थी इन सैम्पलिंग की। तो दैट इज इट जी, ये हमारा आज का इंट्रोडक्टरी सेशन था फॉर Q&A। तो आप लोग की अगर कोई क्वेश्चंस हैं इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन के बारे में मुझे बताएं, उसके बाद फिर हम मिड टर्म के बारे में बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, मुजफ्फर दिस साइड सर। जी मेरी वालेकुम आवाज आ सलाम रही है सर आपको? मुजफ्फर। जी जी, आ रही बोलिए प्लीज। सर ये स्लाइड नंबर 10 पे अगर हम चले, आप ये टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस है, स्लाइड नंबर 10। अच्छा, सेकंड की जी जी मुजफ्फर। ये जी सर। अच्छा सर, इसमें मतलब जनरली स्पीकिंग नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस का इस्तेमाल ज्यादा चल रहा है। तो हम ये असेसमेंट कैसे करेंगे कि हमारी रिसर्च में इनमें से कौन सी टाइप लगेगी? फॉर एग्जांपल डायरेक्शनल लगनी है, नॉन डायरेक्शनल, या ये सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स लगनी है, या नल एंड ऑल्टरनेट? मतलब ये इतनी सारी टाइप्स में से हम कैसे असेस करेंगे कि कौन सी अप्रोप्रिएट है? ये अच्छा काइंडली जरा अच्छा बताइए। अच्छा देखिए, ये डिस्कशन चूंकि आप लोग एमएस कर रहे हैं तो आपको मुख्तलिफ जो किताबों में चीज़ें लिखी हुई हैं वो सारी आपको पता होनी चाहिए, उस सेंस में की थी। वरना हाइपोथेसिस की टाइप्स पहले से प्री आपको डिफाइन नहीं करनी पड़ती हैं, वो खुद ही डिफाइन हो जाती हैं। यानी हाइपोथेसिस जब भी आप बनाएंगे ना तो नल और ऑल्टरनेट तो होगी, एक नल होगी एक ऑल्टरनेट होगी, उसी को हाइपोथेसिस कहते हैं। अब इम्पेरिकल और स्टेटिस्टिकल का मतलब है कि आपने फैसला करना है कि आप इनके बारे में डेटा कैसे इकट्ठा करेंगे। अगर वो नंबर्स में करेंगे तो उसको स्टेटिस्टिकल कहते हैं, और एम्पेरिकल यानी कि आप कोई ओपिनियंस लोगों के लेंगे, लेकर्ट स्केल इस्तेमाल करेंगे तो वो एम्पेरिकल होगा। वो भी आपने डिसाइड नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली आपकी रिसर्च का पार्ट है। डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल वो भी आपने डिसाइड नहीं करना, वो जो आपका डायग्राम होता है उसके अंदर एरोज के जरिए पता चल रहा होता है कि रिलेशनशिप्स क्या है ना, तो वो भी आपको पता हो जाएगा कि आपकी हाइपोथेसिस डायरेक्शनल है या नॉन डायरेक्शनल है। तो ये इनमें ऐसी चीज नहीं है कि आपने सेलेक्ट करनी है, ये सिर्फ जस्ट एक थियोरेटिकल डिस्कशन है आपकी समझ के लिए कि जो हाइपोथेसिस होती हैं वो मुख्तलिफ उनकी जहतें होती हैं, जो कि उनकी सिंप्लिसिटी या कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड होती हैं, जो उनकी टेस्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स से रिलेटेड होती हैं, जो उनका एक दूसरे से रिलेशनशिप की डायरेक्शन से रिलेटेड होती हैं। यू डोंट हैव टू डिसाइड कि मैं कौन सी हाइपोथेसिस करूंगा, वो खुद ही हाइपोथेसिस एक ही तरह की आप करेंगे, नल और ऑल्टरनेट, वो फिर खुद ही आपकी रिसर्च से डिसाइड हो जाएगा कि बाकी फैक्टर्स कैसे चलेंगे। राइट सर। अच्छा दूसरा सर, ये इसी से एक दो स्लाइड्स पीछे हम जाते हैं ना, जहाँ पे वेरिएबल्स की टाइप्स हैं।
अब जी वो जी मैं तो देख रहा था, जो रीडिंग मटेरियल आपने दिया है ना, उसमें जो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स है वो ऑलमोस्ट कोई 25-26 टाइप्स हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर। तो वो इसमें भी यही था मेरा क्वेश्चन कि हम कैसे असेस करेंगे कि हम जो सिलेक्ट कर रहे हैं इनमें से, मतलब ऑलमोस्ट 25-26 में से हम कौन सी टाइप ऑफ वेरिएबल हम सिलेक्ट करेंंगे। अच्छा, जो क्रिटिकल है ना वो तो मैंने आपको पिछली दफा भी बता दिए थे और इस दफा भी बता दिए कि आप में से तकरीबन सारे लोग जो रिसर्च कर रहे होंगे एमएस की, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल्स का रिलेशनशिप देख रहे होंगे और ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर मॉडरेशन या मीडिएशन का इफेक्ट देख रहे होंगे। उसके अलावा कोई चीज नहीं आती, एटलीस्ट एमएस लेवल के रिसर्च में। तो वो जो बाकी मैंने टाइप्स बताई हैं, वो जब भी आप कोई वेरिएबल लेंगे ना, वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं सिचुएट हो जाते हैं आपके वेरिएबल। यानी अगेन वो सिलेक्शन नहीं करनी होती उसमें, इन चीजों में वो आप लोगों की समझ के लिए है कि आपको पता हो कि आपके वेरिएबल की नेचर क्या है। राइट सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम कामरान जी। जी सर ये जो वेरिएबल्स और हाइपोथेसिस वाला है, ये तो वाज इजी टू ग्रास्प। वो सैम्पलिंग वाला है, इसके ऊपर हम इस दफा देख के कोई अगली दफा दोबारा आपसे कोई क्वेश्चन आंसर सेशन में इसके ऊपर क्लैरिटी ले लें, बिकॉज सैम्पलिंग वाला जो है ना, दैट इज मोर लाइक स्टेटिस्टिकल, और उसको जरा एक दफा हाँ देख बिल्कुल। के। हाँ, उसको आप अभी तो फिलहाल आप लोग मिडटर्म की तैयारी करें, उसको जरूरत नहीं है देखने की एक्चुअली। वो ये इस जगह पे हम इसलिए पहुंचे हैं कि वी आर नाउ शिफ्टिंग फ्रॉम वट एवर यू स्टडीड टू सॉफ्टवेयर। इंशाल्लाह मिड टर्म के बाद ना स्टैट्स पार्ट में शिफ्ट कर रहे हैं। तो वो समझे कि आप उसके दरवाजे पे पहुंचे हैं अभी। तो इंशाल्लाह वो आपको खुद ही समझ आ जाएंगे अगले आने वाले लेक्चर्स में। जी, ग्रेटफुल सर। अच्छा जी, थैंक यू। आप लोगों का और कोई सवाल नहीं है तो अब वी कैन टॉक अबाउट मिड टर्म। आप लोगों की कोई मिड टर्म इम्तिहान के बारे में पहले मैं आपको, जी शुजा, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, मैं यही सवाल करना चाह रहा था मिड टर्म के सिलसिले में कि उसकी क्या अप्रोच होनी चाहिए सर हमारी। बिकॉज ये जो आप जिस तरह से पढ़ाते हैं सर, मतलब इट इज़ वेरी डिफरेंट टू अस एज अगेंस्ट अवर नॉर्मल जो हमारा अप्रोच होता है पढ़ाई का सर, अच्छा जी जी, मैं, इंटरव्यूइंग। जी सर, हाँ तो मैं उस तरह बताता थोड़ा हूँ। जी जी सर। अच्छा मैं बताता हूँ। अच्छा देखिए, जो लोग मेरे साथ पहले पढ़ चुके हैं उनको पता है, तो जब जो लोग नए आए हैं उनके उनको बता रहा हूँ कि आप सही कह रहे हैं कि मैं थोड़ी डिफरेंट अप्रोच इस तरह लेता हूँ कि आई लीव अ लॉट टू द स्टूडेंट्स के जो कम सीखना चाहता है वो कम सीखे, जो ज़्यादा सीखना चाहता है वो ज़्यादा सीखे, और मैं उसको अवेलेबल रहूँ जो ज़्यादा सीखना चाहता है। क्योंकि ऑब्वियसली एक नेचुरल है ना, अब इसको आप वो नहीं कर सकते, इसको आप सरपास बाईपास नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, जॉब्स कर रहे हैं लोग और भी लिमिटेशंस होती हैं। तो हर बंदा जो है वो बहुत डेप्थ में नहीं जाना चाहता या नहीं जा सकता। तो उसका तरीका फिर मैं ये करता हूँ कि मैं आपको मिड टर्म और फाइनल के जो इम्तिहान में सवाल आने होते हैं वो पहले से बता देता हूँ। यानी एग्जैक्टली नहीं कि ये पर्टिकुलर सवाल आएगा, बल्कि मैं आपको एक सवाल का सेट देता हूँ, नॉर्मली 10 सवाल का या 10 से 15 के दरमियान, और उन्हीं में से कोई 5 सवाल आ जाते हैं आपके इम्तिहान में। एग्जैक्टली उन्हीं में से 5 सवाल आ जाते हैं। तो वो आज मैं इंशाल्लाह आपको, चूंकि ये मिड टर्म छोटा है ज़रा, इसमें टोटल 1 घंटे का मिड टर्म है, तो टोटल आपके पेपर में 3 सवाल होंगे, तो मैं आपको 7 8 6 7 8 कोई सवाल बता दूंगा, और उनमें से कोई 3 आपके इम्तिहान में आ जाएंगे। तो ये मेरा मिड टर्म का मॉडस ऑपरेंडी होगा। तो इस पे आपका कोई लोग का कोई सवाल है तो मुझे बता दें। सर वेरी ग्रेटफुल, ये काफ़ी हमारा स्ट्रेस एक्चुअली कम हो जाएगा। यकीन करें सर कि वंस वी गो टू द ऑफिस वी गेट बैक, इट्स ऑलमोस्ट बिफोर अफ्तारी ना सर। नहीं तो बिल्कुल, फिर टोटली अंडरस्टैंड जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा ज़रूरी है। और वैसे भी ये हम लोग थियोरेटिकल चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो ये हर एक के काम ज़िंदगी में आती भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आप डिटेल में ना पढ़ के कुछ बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। जो पढ़ना चाहता है वो ज़रूर पढ़े, उसके लिए हम अवेलेबल हैं, लेकिन जिनकी कोई लिमिटेशन है उनके लिए भी हम अवेलेबल हैं इस तरह से। सर ग्रेटफुल सर ग्रेटफुल। सर वो जो आप क्वेश्चंस देंगे वो ये स्लाइड्स में से ही होंगे, अगर हम वहां से हेल्प लेना चाहें तो? हाँ, वो दिल भी इजीली अंडरस्टैंडेबल, आपको फौरन पता चल जाएगा। लेकिन ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों ने इंटरनेट से देख के उसके जवाब मुझे नहीं बताने। अगर आप इंटरनेट से देख के जवाब बताएंगे तो आपके 10 में से मैक्सिमम 3 4 5 मार्क्स आएंगे। आपने वो आपके जवाब में हमारी डिस्कशन रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कि हमने किस कॉन्टेक्स्ट में इस बात को समझा है। बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा।
ऐसा ना हो कि आप किसी के पास मोबाइल हो वहां से इंटरनेट से देख के जवाब दे दे, तो जो मेरे साथ पहले लोग पढ़ चुके हैं उनको पता है, उनके फिर नंबर नहीं आएंगे। मतलब आप सर ये कहना चाह रहे हैं मैं अपनी वर्डिंग में आंसर देने होंगे जी जी, उनके? अपनी वर्डिंग में और उस कॉन्टेक्स्ट में जो हमने डिस्कस किया हुआ है। ऑल राइट सर। मतलब आप कहने को ये समझिएगा कि ये फॉर एग्जांपल ये वेरिएबल्स जो है ना, ये मेडिकल साइंस वाले भी यूज करते हैं, ये मार्केटिंग वाले भी यूज करते हैं, ये सेल्स वाले भी यूज करते हैं, ये माइनिंग पे रिसर्च करने वाले भी यूज करते हैं, ये एटॉमिक रिसर्च करने वाले भी यूज करते हैं। तो उनके लिए बिल्कुल मुख्तलिफ मतलब बन जाता है इन चीज़ों का। और हम प्योर मैनेजमेंट रिसर्च के बारे में बात कर रहे हैं ना, और उसी के एग्जांपल्स के साथ, और बीच बीच में नुआंसेस आ जाती हैं। तो अगर आप इंटरनेट से देखेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोग गलत जवाब दे रहे होंगे। जी यासिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अ, अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन है कि एग्जाम में सर ये नोट्स वगैरह जो हमारे हैं, स्लाइड्स एंड नोट्स जो है रिटन है, वो लेके आ सकते हैं सर या? नहीं नहीं, नोट्स नहीं लेके आ सकते। अगर आप नोट्स ले, आप लोग आपस में फैसला कर लें, अगर नोट्स लेके आना चाहते हैं फिर हम ये खत्म कर देते हैं, ये जो 5 सवाल वाला बताने वाला सिस्टम है ना, ये खत्म कर देते हैं, फिर आप नोट्स देख लें, वो उस तरफ से आसानी ले लें। ये लेकिन अगर जो करना चाहते हैं वो क्विकली करें, आपस में डिस्कशन करके मुझे बता दें, क्योंकि मैं आज ही आप मेरा प्लान ये था कि मैं आज रात तक आप लोगों को क्वेश्चंस बता दूंगा। वैसे सर आई बिलीव के वो क्वेश्चन वाला जरा ज्यादा बेहतर होगा सर। हाँ, वो मेरी डिफॉल्ट वही है, वो डिफॉल्ट वही है, होगा वही, अनलेस कि आप लोग मुझे ग्रुप पे एग्री करके बताएं कि ये दूसरा सर काम करो। सर कर लेते हैं। सर जनरली कंसेंसस सर यही अभी है जो शुजा ने बताया है, तो भी मतलब वी ठीक गो है जी, बाय। ठीक है, ठीक है, डन डन। यासिर आपका जवाब ये है कि नहीं भाई, आप नहीं ये लेके सर आ बिल्कुल सकते। हाँ सर वो क्वेश्चंस का सर सही है, वी आर एग्री के डिफिकल्ट आप क्वेश्चंस बता दें सर। सर हाँ, बस सर इमरान ने इसका कह दिया, अब तो डिसाइड हो गया, बस ठीक है जी भाई। थैंक यू सर। दूसरा सर 1 आवर इतना शॉर्ट टाइम होता है कि नोट्स आपके पास सारे जितने मर्जी हो जाएं, मतलब यू आर नॉट इन ए पोजीशन टू कंसल्ट द नोट्स टू कवर अप योर एंटायर थ्री बिल्कुल, क्वेश्चंस। ये भी है जी। तो पॉसिबल नहीं मैं होता। मेरे जो ये जो क्वेश्चन पेपर होते हैं मेरे, इनके ऊपर लिखा होता है कि किसी भी सवाल का जवाब एक सफे से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो आप इंशाल्लाह 1 घंटे में 3 सवाल करना आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगा। जी जी सर, थैंक यू सो मच। सर सर ये काइंडली बताइएगा कि मतलब कोई कॉन्सेप्चुअल टाइप आप देंगे या कोई इट वुड बी मोर लाइक अ थ्योरेटिकल, लाइक जैसे आपने कहा कि एक पेज से ज्यादा सवाल नहीं होगा, उसका जवाब नहीं होगा, यार तो फैसल, इस ऐसा है ना कि अभी चूंकि मुझे खुद भी नहीं पता सवाल क्या होंगे ना, तो जस्ट वेट फॉर लाइक अ फ्यू आवर्स, वो आपके सामने आ जाएंगे सारे सवाल। मैं आपको ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दूंगा, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। मैं कोई मुश्किल नहीं बनाऊंगा। मेरे मिड टर्म और टर्मिनल जो हैं उन कोर्सेज में जहाँ असाइनमेंट ज्यादा होती है ना, वो वैसे ही इतने आसान होते हैं। उस मेरा इंटेंशनली मैं आसान रखता हूँ ताकि डिफरेंस जो बने वो असाइनमेंट से बने, इम्तिहानों से ना बने, इम्तिहान में सबके अच्छे नंबर हो। जी फैसल, आप कुछ और कहना चाहते हैं? सलाम सर। सर जो आप क्वेश्चन देंगे मिड टर्म में, वो सर वो 5 तक लिमिट नहीं हो सकते? जिस तरह आप कह रहे हैं 6 होंगे 7 होंगे, अगर 5 तक हो जाए तो सर ज्यादा थोड़ा सा इजी हो जाएगा, हम 1-2 दिन में कवर कर लेंगे क्वेश्चन को, स्टडी कर अच्छा, लेंगे वो फिर। 5 तो नहीं, लेकिन कम से कम एटलीस्ट डबल तो जरूर होंगे। मैं देखता हूँ, अभी मैंने चूंकि नहीं बताया ना, मैं क्या डिस्कशन करूँ आपसे। तो मतलब अभी मैंने खुद भी वो प्रोसेस शुरू ही नहीं किया ना। वो जब आप देखते हैं ना तो कि कितनी प्रेजेंटेशंस हैं, उसमें कितने कॉन्सेप्ट हैं, तो वहां भी आपको एक बैलेंस सा लाना पड़ता है ना। थैंक यू सर। जी जी सर इसमें जावेद सर जी जब इसमें जो सिलेबस है वो 1 to 6 मतलब अभी तक हमने, तो ये जो 6 है ये तो सर बहुत ह्यूज यानी कंटेंट था, तो इसको तो अगर ना शामिल करें और बाकी जो रिमेनिंग 5 है उसमें से मुझे पॉसिबल। बस वो बनाने देना। एक्चुअली खुद मुझे, अच्छा जी। अगर मुझे पता होता ना वो 5-6 सवाल कौन से हैं, मैं फिर आप लोगों को बता देता। तो अभी मुझे खुद भी नहीं पता, तो इंशाल्लाह मुझे बनाने दें, मैं शाम को शेयर करता हूँ बस आप लोगों से। जब आपके सामने आएंगे इट विल बी वेरी इजी, आप इस प्रेजेंटेशन में से निकाल के उसके जवाब लिख लेंगे अपने पास, और उसको अगले 6 दिन उसमें याद कर लेंगे। बस सर थोड़ा आसान सा ग्रेट बनाइएगा ताकि इफ्तारी भी जरा सुकून से कर सकें सर।
हाँ नहीं मैं बल्कि इफ्तारी के बारे में बना देता हूँ कि आप लोग क्या क्या खाते हैं उसमें। सर जो असाइनमेंट्स के मार्किंग है उसकी सर वो कब तक अपलोड होगी? वो बस अभी एक आध दिन हुआ है ना कि उसको हुए, तो मैं इंशाल्लाह किसी वक्त मुझे टाइम मिलता है तो 1-2-3 घंटे लगते हैं उसमें, तो मैं किसी वक्त कर लूंगा इंशाल्लाह, कोशिश करूंगा मिड टर्म नहीं से सर, पहले आपकी कर दूं। आपकी असाइनमेंट का पैटर्न बहुत अच्छा था। और वैसे तो नॉर्मली दूसरे सब्जेक्ट के लिए जो हम असाइनमेंट करते हैं तो वो टॉपिक्स दिए होते हैं, इस पे खुद जाके इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो जो सेकंड असाइनमेंट हमने किया उसमें काफी चीजें क्लियर भी हुई हैं एंड वेरी हेल्पफुल भी हुई हैं। तो हम खुद ही इन्वॉल्व होके उसको हमने सारा किया है। तो इट्स अ गुड जी पैटर्न जी जो श्योर आपने दिया है इंशाल्लाह। सर। वो आपके इसकी नेचर ऐसी है ना कि जो फर्स्ट में इन्वॉल्व नहीं हो सका वो सेकंड में ऑटोमेटिकली हो जाएगा, जो सेकंड में नहीं हुआ थर्ड में हो जाएगा, तो ये आखिर तक इंशाल्लाह आप सारे के सारे इन्वॉल्व होंगे इसमें। जी, थैंक यू सर। अच्छा जी, तो क्या कहते हैं, देयर बीइंग नो फर्दर क्वेश्चंस, तो क्लास खत्म करते हैं फिर जी। ठीक, कोई कोई और किसी का सवाल नहीं है तो बताएं जी, फिर क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी, सर जो थैंक नेक्स्ट यू। जो नेक्स्ट बहुत सर जो शुक्रिया नेक्स्ट सर। क्लासेस होंगी वो फिर ईद के बाद जो जी फर्स्ट बिल्कुल, संडे आएगा जी उसको बिल्कुल, ईद के बाद तो नहीं, ईद के बाद तो फिर 2 दिन बाद संडे होगा ना, वो नहीं, उससे जी अगला। जी उससे अगला होगा। ठीक है जी सर, जी बिल्कुल ठीक। जी, तो जी इंशाल्लाह जी मिलते हैं सर, जी, इंशाल्लाह उसमें मिलते हैं। राइट थैंक यू सर, जी, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो सर मच सर, थैंक यू सो बहुत मच शुक्रिया। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़ सर।